हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अनुवांशिकता एवं जैव विकास पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 8 में पढ़े थे जीव जनन कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए कि हम लोग उसमें क्या क्या पढ़े थे, क्योंकि उसी से ये रिलेटेड है ये वाला चैप्टर। ठीक, तो देखिए पहले पढ़े थे कि एकल जीव यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। एक ही जीव टूट के दो जीव में, दो फिर चार जीव में विभक्त हो जा रहे थे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव जो है भागीदारी लेते हैं और उसके बाद जो है नए संतति उत्पन्न होते हैं, यानी कि नए बच्चे का निर्माण होता है। तो ये चीज होती है। तो बात करेंगे आज हम लोग अनुवांशिकता एवं जैव विकास का। तो सबसे पहले अनुवांशिकता को समझेंगे कि ये अनुवांशिकता क्या है। तो देखिए अनुवांशिकता में हम लोग ये चीज देख रहे थे कि मानव का जो बच्चा होता है यानी जो शिशु होता है वो माता पिता का सारा गुण लेता है, उसके बावजूद भी उसके जैसा एकदम नहीं होता है, कुछ न कुछ चेंजेस होता है, यानी कि उसमें वेरिएशंस होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं। ये जो हो गए क्या हो गए, वंशागत लक्षण है जो कि माता पिता से बच्चों में आता है। तो देखिए जैसे कि आप एग्जाम्पल में ये भी ले सकते हैं कि आप अपनी क्लास में देखिए क्या सारे स्टूडेंट के आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनके नाक जो होते हैं एक ही जैसे हैं? नहीं होंगे। आपका नाक अलग होगा, आपके फ्रेंड्स के नाक कुछ न कुछ अंतर होगा। कान के लोब जो होते हैं ये भी किसी का ऐसे सटा होता है, किसी का ज्यादा हटा हुआ होता है, किसी का कान का ये पिन्नी होता है, ये छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। ये सारे जो है वंशागत है, यानी कि उनके माता पिता से बच्चों में आए हुए होते हैं। तो ये इस चीज पे निर्भर करता है कि माता पिता का कैसा है, तो बच्चों का भी हो सकता है कुछ वेरिएशंस हो के कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ रहता है, यानी कि माता पिता से बच्चे उनके गुण लेते हैं, ये वंशागत कहलाता है। ठीक, कि माता पिता सांवले हैं लेकिन बच्चे गोरे हो गए, तो हो सकता है कि उनके दादा दादी गोरे होंगे, ये गुण उनसे आया। तो ये जरूरी नहीं है कि माता पिता के एकदम डिट्टो सारे गुण उसमें जाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि उनके दादा दादी का भी गुण जो होता है बच्चों में आता है, यानी उनके पोते पोती में आ सकते हैं। अगर दादाजी लंबे हैं और पिता उतने लंबे नहीं हैं तो बच्चे लंबे हो सकते हैं। ये वंशागत है कि उनके लक्षण बच्चों में आ गए। ठीक, तो चलिए हम पढ़ेंगे कि लक्षणों के वंशागति नियम, मेंडल का योगदान, यानी कि लक्षण के जो वंशागति नियम में मेंडल जो है उनका क्या योगदान था। ये चीज जानने से पहले हम ये जानते हैं कि मेंडल कौन थे, वो क्या किए और क्यों आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मेंडल का जो पढ़ाई लिखाई था वो गिरजाघर से स्टार्ट हुआ। वो गिरजाघर में यानी कि मोनेस्ट्री में ही पढ़ाई स्टार्ट की और मोनेस्ट्री में ही उनका पढ़ाई कंप्लीट हो गया। वियना चले गए, वियना यूनिवर्सिटी वो टीचिंग की सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो वियना यूनिवर्सिटी गए टीचिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए, यानी कि सर्टिफिकेट की पढ़ाई करने के लिए। कहाँ गए वो? वियना यूनिवर्सिटी गए। वहां पे जब एग्जाम हुआ तो वो एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम पास नहीं कर पाए, टीचिंग का सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल पाया। वो वापस चले आए। मेंडल के अंदर जो वैज्ञानिक अभिलाषा था, उनके मन में जो जिज्ञासा था एक्सपेरिमेंट करने का, वो खत्म नहीं हुआ। अब ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेंडल फेल हो गए, इसके बाद भी वो एक्सपेरिमेंट करने लगे घर आके। गिरजाघर में फिर से वो क्या किए, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चे एक बार फेल हो जाते हैं तो मायूस हो जाते हैं, उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है। लेकिन ऐसा एकदम नहीं है। मेंडल से कुछ सीखिए कि मेंडल फेल होने के बाद भी आके यहाँ पे मटर का जो एक्सपेरिमेंट किए वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं है कि मेंडल पहले व्यक्ति थे जो कि मटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनसे भी पहले जो था बहुत सारे वैज्ञानिक आए और मटर पे एक्सपेरिमेंट करके चले गए। वो एक्सपेरिमेंट किए लेकिन उनको रिजल्ट हाथ नहीं आया। मेंडल क्या किए, उनका सब्जेक्ट जो था क्या था, मैथ और साइंस। तो मैथ और साइंस का ऐसा कॉम्बिनेशन किए और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए मटर पे कि रिजल्ट ला लिए। तो वो क्या किए कि एक्सपेरिमेंट करते थे और जो रिजल्ट आता था उसको लिखते थे, वो डायरी में नोट करते गए और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वो सक्सेसफुल रहे, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये
जेनेटिक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहा गया है? मेंडल को कहा गया है। ये चीज आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अब कि ये क्या किए, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए, इसके बाद वो क्या एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट लाए, हम लोग उसी के बारे में अब बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए क्या कि बहुत तरीके का बीज लिए, एक्सपेरिमेंट करते गए और रिजल्ट उनका आते गया। तो वो फाइनल जो एक्सपेरिमेंट किए वो क्या किए वो देखते हैं। सबसे पहले क्या किए, वो एक लंबा पौधा लिए और एक बौना पौधा लिए हैं, जो कि छोटा पौधा लिए, और दोनों में क्या हुआ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप क्या हुआ यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप क्या होता है यहाँ पे वही देखेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप जितने सारे पौधे थे वो सारे लंबे हो गए, यानी कि एक बौना पौधा था, एक बौना पौधे का बीज लिया गया और एक जो है लंबा पौधा का, यानी कि लंबे पौधे और बौना पौधा दोनों का जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया गया तो उनसे जो संतति उत्पन्न हुई सारे लंबे थे, एक भी बौना नहीं था। दोनों के मिश्रित लक्षण इसमें थे, लेकिन लक्षण किसका केवल दिखाई दिया, लंबे वाले के। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, ये सारे टी, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस टी का मतलब है कि लंबे पौधे हैं और इस टी का मतलब है बौने। ठीक है, आपको समझने में आसान होगा। तो ये टी और स्मॉल टी भी है तो भी लंबे, लेकिन ये दोनों छोटा टी है, इसका मतलब पौधे क्या है, बौने हैं। तो ये ड्वार्फ हो गए। तो देखिए क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये सारे पौधे क्या हुए, ये लंबे हुए, कॉम्बिनेशन दोनों का है यहाँ पे। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, दोनों यानी कि जो चारों पौधे हुए वो क्या हुए, चारों पौधे ही लंबे हो गए। फिर क्या किया गया कि फिर से मेंडल ये दोनों पौधों को लिए, या नेक्स्ट जनरेशन, ये क्या हुआ, जनक पीढ़ी हुआ, ये है जनक पीढ़ी, और ये जो है F1 पीढ़ी है, ये हो गया F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में से हुआ, फिर इसको जनक के रूप में F1 पीढ़ी को लिया गया, इस वाले टी को लिया गया, यहाँ पे ये दोनों टी को लिया गया, और यहाँ पे क्या क्या लगाया गया, सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, अगर क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का एक अलग सा ही वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, तभी आपको ये चीज समझ में आ पाएगा। तो क्या है कि यहाँ पे जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान क्या देखा गया वो देखिए। ये तो सारे पौधे लंबे ही थे, F1 जनरेशन के जितने सारे पौधे थे वो क्या थे, लंबे थे। एक भी पौधे में जो था वो क्या हुआ कि बौनापन नहीं देखा गया, मिश्रित लक्षण थे लेकिन नहीं दिखा। यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या हुआ कि 3 पौधा जो है सेल्फ पॉलिनेशन के बाद देखा गया कि 3 पौधा लंबा हो गया, एक नाटा हो गया, यानी एक बौना हो गया। तो इसका मैथ का क्या कॉम्बिनेशन है वो देख लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको हमेशा याद रह सके। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये दोनों एक जैसा ही है। तो देखिए इस टी के साथ इस टी को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, टी, पौधा हुआ लंबा। फिर इस टी के साथ इस टी का मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हो गया, टी, यानी कि ये देखिए यहाँ पे देखिए इस टी के साथ ये टी किया गया तो टी, फिर इस टी के साथ इस टी को किया गया तो फिर ये टी, यानी कि ये कैपिटल और स्मॉल टी हुआ। फिर जो है इस टी के साथ इस टी का किया गया तो फिर ये कैपिटल और एक स्मॉल टी हो गया। फिर इस टी के साथ इस टी को किया गया, यानी कि ये मल्टीप्लाई ये करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया बौना हो गया। यानी कि यहाँ पे मैथ का भी कैलकुलेशन है जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये रिजल्ट आया, ये क्या है, रिजल्ट है, ये रिजल्ट हुआ। तो क्या रिजल्ट है, 3:1, यानी कि 3 हो गए लंबे और 1 हो गया बौना। ये अनुपात ही हुआ। इससे ये पता चला, मेंडल ये निष्कर्ष निकाले कि जो भी होता है, यानी कि ये चीज है कि इसमें मिश्रित लक्षण थे, इसमें लक्षण थे तभी तो यहाँ पे ये लक्षण जो है दिखा। तो अब समझना है कि आपके क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या है।
तो जो ये टी के साथ है, यानी कि दोनों टी की बात हो रही है, ये तो लंबे हैं, तो यानी कि जो ये टी वाला जन दिखा, ये क्या होगा, ये प्रभावी लक्षण कहलाए, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। क्यों है ये देख लीजिए, ये प्रभावी लक्षण इसलिए क्योंकि इसमें प्रभाव दिखा कि सारे लंबे हो गए, बौनेपन वाला नहीं दिखा, इसलिए क्या हो गया, ये स्मॉल टी वाले को क्या कहा गया, स्मॉल टी वाले को कहा गया है कि अप्रभावी, अप्रभावी, यानी कि ये टी वाले क्या हो गए, अप्रभावी लक्षण हो गए। कैपिटल टी वाले को प्रभावी लक्षण बोला गया क्योंकि उनका प्रभाव दिखा, लेकिन जो इस तरीके का प्रभाव दिखा उस प्रभाव को क्या बोला गया, अप्रभावी लक्षण। ये समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग के लिंग निर्धारण का, यानी कि यहां तक बात हो गई। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाइएगा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इससे मिल जाएगा। क्योंकि अब देखिए, इससे जो निष्कर्ष निकाला गया था वो क्या निकाला गया, वो निष्कर्ष ये निकला कि माता पिता से बच्चों में जो गुण जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन में वो दिखे, हो सकता है कि सेकेंड जनरेशन में दिखे, लेकिन उनमें माता पिता से दोनों से समान रूप में वंशागत लक्षण आते हैं। माता के भी लक्षण समान रूप से आते हैं और पिता के भी लक्षण आते हैं, और बच्चों में हो सकता है कि वो लक्षण दिखाई दे या फिर कुछ भिन्न भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज जनक पे निर्भर करता है कि वो जनक से, यानी कि जो प्रतिकृति बन रही है, यानी डीएनए की जो प्रतिकृति हुई, वो कौन सा लक्षण लेके बच्चों का निर्माण किया, ये उस चीज पे डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं लिंग निर्धारण की कि ये लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन निर्धारण। तो देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने के लिए अब आपको फिर से बात करेंगे वही जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग बात कर चुके हैं कि यहाँ पे देखिए, ये ओवम और ये स्पर्म दो हो गए। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारा शरीर क्या चीज का बना है, कोशिका की बनी हुई है। हर एक शरीर का जो पार्ट है कोशिका से मिलके उत्तक का निर्माण किया, इसके बाद अंग बना है। तो ये चीज हम लोग जान चुके हैं। तो देखिए, ये रहा कोशिका। कोशिका के केंद्रक में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम याद रखिएगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हो गया कोशिका यानी कि सेल, ठीक है। और कोशिका के केंद्रक में होता है डीएनए और प्रोटीन। तो ये डीएनए जो होता है, इसी में तो मैसेज निहित रहता है, यानी इसी में मैसेज होता है कि बच्चे में क्या गुण लेके जाना है। तो ये क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में हर एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कायिक शरीर यानी कि शरीर के हर एक जगह में एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जो विशिष्ट भाग होते हैं जहाँ पे कि ये कोशिका बन रहा है, स्पर्म कोशिका बन रहा है या फिर आपका ओवम कोशिका बन रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि आधा ही होता है, 46 नहीं होता है, वहां पे आधे ही क्रोमोसोम होते हैं, तो आधे ही डीएनए होंगे। तो वहां पे जो प्रतिकृति बनती है यानी कि जो कॉपी हो रही है, वहां पे ही क्या होता है, निर्धारित हो जाता है कि बच्चे में कौन से गुण लेके जा रहा है। तो वहां पे जो कॉपी, एक कॉपी, वहां पर 2 कॉपी की सेट होती है, एक माता पिता के पास रह जाता है और एक बच्चों में चला जाता है। तो वो डीएनए के साथ ही जाता है। डीएनए में क्या होता है, जीन निहित होता है। अब जीन जो है वही बच्चे में लेके जाता है गुण। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो समझ गए हम लोग कि क्या कैसे जो होता है कि निर्माण होता है। यहाँ पे 46 नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे शरीर में यानी विशिष्ट अंग जहाँ पे स्पर्म और ओवम बन रहा है, वहां पे क्या होगा, 23 ही होगा, 23 ही होता है। तो ये देखिए कॉपी जो होता है, यानी कि यहाँ पे ओवम और स्पर्म जो होता है वो दोनों में क्या होते हैं, वो कोशिका है, तो कोशिका में क्या होता है कि डीएनए होता है। तो क्रोमोसोम में डीएनए यानी कोशिका के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन। तो ये डीएनए ही क्या होता है, गुण लेके जाता है अपने, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो हो रहा है, जो बच्चे का निर्माण होगा, उस चीज के निर्माण करने के लिए कौन, स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन होगा, तो वहां पे बच्चे का निर्माण होगा। तो ये जो भ्रूण का निर्माण होगा तो यही दोनों से होगा। तो ये देखिए, ये दोनों से क्या होता है, 23 आता है, और जो होता है कि यहाँ पे बच्चे का निर्माण हो जाता है। ये क्या हो गया, एम्ब्रायो।
एम्ब्रायो हो गया। अब ये चीज समझने वाली बात है कि फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल में क्या होता है, एक्स और वाई। ठीक, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे एम्ब्रायो बन गया। अब देखिए कि फीमेल में क्या होता है कि पूर्ण युग्मक होता है, क्योंकि उसमें दोनों क्रोमोसोम क्या है, एक्स और एक्स ही है, तो वो हो गया क्या, पूर्ण। लेकिन मेल में एक्स और वाई होता है, तो इसका क्या होगा कि 22 जो होता है वो एक जैसा रहेगा, और एक जो है वाई हो सकता है, 22 प्लस एक्स भी हो सकता है। तो ये जो है दोनों क्रोमोसोम ये निर्भर करता है कि ये कौन सा प्रतिकृति में बना, यानी कि जितने भी प्रतिकृति यानी जितना भी कॉपी जो सेल का कॉपी होते जा रहा है डीएनए में, यानी कि डीएनए की जो कॉपी बनते जा रही है, ये दोनों ऐसे ही होते जाएगा। तो फीमेल का तो फिक्स है कि एक्स एक्स ही होगा, तो वो पूर्ण हो गया, लेकिन मेल का क्या है, पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखिए किसी बच्चे का अगर निर्माण होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, माता से एक्स तो लेगा ही, लड़की भी एक्स लेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि वो पिता से अगर वाई मिल गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे लड़का बन गया, लेकिन देखिए माता से फिर एक्स ही लेगा, एक्स तो लेना ही है, और पिता से भी अगर एक्स ले ली तो क्या होगी, लड़की बन गई। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि लड़का और लड़की अगर बनते हैं, नर और मादा जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, लिंग का निर्धारण कैसे होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिंग का निर्धारण इस पे निर्भर कर रहा है कि पिता से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है या वाई क्रोमोसोम आ रहा है। फीमेल में चाहे लड़का जन्म ले या लड़की जन्म ले, माता से उसको एक्स लेना ही है, यानी कि ये एक्स क्रोमोसोम ले रही है। तो केवल एक्स की बात नहीं समझिएगा, यहाँ पे है कि माता का भी गुण उस क्रोमोसोम के साथ आ रहा है, और पिता का जो एक्स हो या वाई हो उसके साथ उनका लक्षण आ रहा है। ठीक है, यानी कि माता का लक्षण एक्स क्रोमोसोम जो एक्स डीएनए है उसमें निहित है, और पिता का एक्स या वाई जो कुछ भी आ रहा है उसमें उनका लक्षण निहित है। तो वंशागत लक्षण ऐसे ही उनके पुत्र में या पुत्री है उसमें चला जाता है। ये चीज हो गया। बहुत सारे जीव है जो रेप्टाइल है, उनका जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है उस मेयमान पे, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जैसे कि घोंगा हो गया, वो अपना लिंग जो है वो चेंज कर लेते हैं, यानी कि उनका लिंग निर्धारित नहीं होता है, वो कभी भी लिंग को चेंज कर सकते हैं, तो वो वंशागत नहीं होते। लेकिन इनमें क्या होता है, वंशागत लक्षण उनके क्रोमोसोम से उनके बच्चों में आता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आज आनुवांशिकता को समझ गए, और अगले क्लास में हम लोग जैव विकास की बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच।